सीपीसी की ये सेकंड क्लास है। सीपीसी ऑनर्स फिफ्थ सेमेस्टर एंड 3 years फिफ्थ सेमेस्टर। ऑनर्स 3 year फिफ्थ सेमेस्टर से रिलेटेड है। फर्स्ट जो क्लास में थी उसमें मैंने बताया था एक्सटेंशन ऑफ सीपीसी और सीपीसी का शॉर्ट टाइटल, नेम और कोड एंड एक्ट में डिफरेंट। आज की क्लास में हम बाय सिलेबस डेफिनेशन क्लास से स्टार्ट होती है, बट डेफिनेशन क्लास के अकॉर्डिंग अगर हम लोग पढ़ेंगे तो उसमें पहले जो डेफिनेशन दी आती है, जो इम्पोर्टेंट है आपका डिक्री। बट डिक्री की स्टेज से मैं डिक्री के बारे में बताऊंगा, डिक्री, और वहाँ से स्टार्ट करेंगे। तो फर्स्ट टाइम सीपीसी पढ़ रहे हैं इसलिए आप लोगों को कन्फ्यूजन हो सकती है, इसलिए मैं डायरेक्ट डिक्री को ना समझा करके सीपीसी की स्टेज कैसे, मतलब हम सीपीसी में सूट फाइल करके कैसे प्रोसीजर को हम एडॉप्ट करते हैं और कैसे उसमें जा करके डिक्री की स्टेज कब आती है। जैसे सबसे पहले सीपीसी में डिक्री की लास्ट स्टेज होती है आफ्टर जजमेंट, अकॉर्डिंग टू जजमेंट प्रिपेयर्ड ऑफ डिक्री, यानी जब जजमेंट कोर्ट कर देती है उसके जजमेंट के अकॉर्डिंग डिक्री तैयार की जाती है। लेकिन जजमेंट से मतलब कि डिक्री से पहले की क्या प्रोसीजर है, इसको क्लियर करने के लिए सबसे पहले हमको देखना है, जैसे कि सीआरपीसी में हम देखते हैं कि कैसे, मतलब कहाँ से प्रोसीजर स्टार्ट होती है और फाइनली कब जजमेंट होता है, फिर कैसे अपील होती है, कैसे रिवीजन होता है, वो प्रोसीजर उसी टाइप से प्रोसीजर लाया। तो प्रोसीजर की स्टेज अगर आपको समझ में आ गई तो पूरी सीपीसी में कोई दिक्कत नहीं होगी। अगर स्टेजेज आप प्रोसीजर की जो है स्टेज अगर आप लोगों को नहीं समझ में आएगी तो सीपीसी में आपको समझने में दिक्कत होगी। तो सबसे पहले हमको ये देखना है सीपीसी में कैसे प्रोसीजर स्टार्ट होती है। तो इसके लिए सबसे पहले, चूंकि सेक्शन 9 में बताया है एक्सप्रेसली और इम्प्लाइडली बार ऑफ ए सूट अदर देन ऑल सिविल कोड, ऑल सिविल नेचर सूट डिसाइड बाय सिविल कोड, ऑल सिविल नेचर सूट डिसाइड बाय सिविल कोड। यानी अगर एक्सप्रेसली यानी कि अव्यक्त रूप से या इम्प्लाइड रूप से जो बार नहीं किया गया है तो सारे सिविल नेचर के सूट का डिस्पोजल सिविल न्यायालय के द्वारा किया जाएगा। अब यहाँ पर क्वेश्चन पुटअप होता है कि सिविल नेचर किसे कहते हैं और सिविल नेचर के अंतर्गत कौन कौन से केस आते हैं, तो मतलब कि सूट आएंगे। तो यहाँ पर जैसे क्रिमिनल की प्रोसीजर जो होती है वो क्रिमिनल नेचर के अंतर्गत आती है तो उस पर सीआरपीसी अप्लाई होती है, और सिविल नेचर के जो सूट होते हैं उन पर सीपीसी अप्लाई होगी। तो क्वेश्चन यहाँ होता है कि सिविल नेचर हम किसे कहते हैं, सिविल के अंतर्गत कौन से मामले आते हैं। तो सेक्शन 9 में दिया गया है एक्सप्लेनेशन कि सूट रिलेटेड प्रॉपर्टी, सूट रिलेटेड मनी एंड सूट रिलेटेड ऑफिस पोस्ट, यानी किसी पद से संबंधित, किसी धन से संबंधित, किसी प्रॉपर्टी से संबंधित। अब प्रॉपर्टी के अंतर्गत लैंड भी आती है और मूवेबल इमूवेबल सारी प्रॉपर्टियां भी आती हैं। तो कहने का मतलब है कि अब प्रॉपर्टी से रिलेटेड मामले, सभी प्रॉपर्टी से रिलेटेड मामले क्या सीपीसी से कवर होंगे? ऐसा नहीं है, क्योंकि मान लीजिए कोई ऐसी प्रॉपर्टी है जो गवर्नमेंट को रेवेन्यू दे रही है, या ऐसी प्रॉपर्टी है जो एग्रीकल्चर से रिलेटेड है। तो एग्रीकल्चर लैंड है, एग्रीकल्चर की प्रॉपर्टी है, तो क्या उस पर सीपीसी लागू हो जाएगी? उस पर सीपीसी लागू नहीं होगी, क्योंकि एक्सप्रेसली बार किया गया है, या जहां पर मतलब सीपीसी का भी अपना एक ज्यूरिसडिक्शन, सभी मामले पर सीपीसी नहीं अप्लाई होगी। वहां पर
जो एग्रीकल्चर से रिलेटेड मैटर है वहाँ पर लैंड लॉ या उसकी जगह पर अब रेवेन्यू कोड बना दिया गया 2006 उत्तर प्रदेश में। तो अब सारे मामले जो प्रॉपर्टी से रिलेटेड हैं अगर वो एग्रीकल्चर के साथ में हैं तो वो सारे रेवेन्यू कोड से गवर्न होंगे। अब क्वेश्चन होता है कि सीपीसी के अंतर्गत कौन सी प्रॉपर्टी आएंगी। तो यहाँ पर देखिए सीपीसी में सबसे पहले जैसे कॉन्ट्रैक्ट में अगर कोई ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट करता है या ब्रीच ऑफ पार्टनरशिप अगर कोई ब्रेक करता है या अन्य जो सिविल नेचर जैसे कोई मामले आते हैं, जैसे किसी राइट की बात की गई है, अगर किसी पर्सन के द्वारा किसी के राइट का जो है वायलेशन किया जाता है तो ऐसे राइट के वायलेशन को हम सीपीसी के माध्यम से उस राइट को हम इन्फोर्समेंट करा सकते हैं। तो यहाँ पर जो लीगली हमको राइट दिए गए उन राइट में मान लीजिए कोई जैसे हाउस है, अगर कोई हाउस मकान है, उस मकान पर अगर हम उस पर रजिस्ट्री करा करके अपना मकान निवास बना करके रह रहे हैं, अगर कोई व्यक्ति जा करके मुझे विदाउट लॉ हमको डिस्पोजेस करके उस पर अपना कब्जा ले ले तो ऐसी स्थिति में हमारा लीगल राइट का वायलेशन होगा और हम दीवानी कोर्ट में जाकर के सिविल न्यायालय में जाकर के उसके अगेंस्ट कार्रवाई कर सकते हैं। और जो भी जितनी भी टार्टियस लायबिलिटी होती है सिविल रॉन्ग, क्योंकि टार्ट की जो लायबिलिटी होती है वो भी सिविल रॉन्ग के अंतर्गत आता है, उनके लिए भी हम सिविल न्यायालय में जा सकते हैं। तो कहने का मतलब अगर कोई ऐसे प्रॉपर्टी से रिलेटेड मैटर है जो रेवेन्यू कोड के अंतर्गत नहीं आती है तो उसे हम सीपीसी के अंतर्गत लाएंगे और उन प्रॉपर्टी के अंतर्गत जो मामले आएंगे उनको हम सिविल नेचर के सूट के अकॉर्डिंग करते हैं। अब देखिए यहाँ पर सीपीसी ये फिक्स हो गया कि सिविल के जो मामले होते हैं प्रॉपर्टी, धन और पोस्ट से संबंधित इन मामलों को हम सिविल नेचर सूट के माध्यम से डिसाइड करेंगे। तो इनके लिए सबसे पहले हमको देखना है क्या कोई भी मामला, जैसे मान लीजिए इंडिया के अंतर्गत कोई प्रॉपर्टी है तो क्या उस प्रॉपर्टी को हम कहाँ सूट फाइल करेंगे, क्योंकि इंडिया के अंतर्गत भारत में सुप्रीम कोर्ट भी है, अपने राज्यों का हाई कोर्ट भी है और डिस्ट्रिक्ट में डिस्ट्रिक्ट जज की और उससे लोअर सबऑर्डिनेट उससे सबऑर्डिनेट कई कोर्टें हैं। तो क्या सभी कोर्ट में कहाँ पर सूट फाइल किया जाएगा? तो इसके लिए सेक्शन 9 में ही ये बताया गया है ज्यूरिसडिक्शन ऑफ सिविल कोर्ट, यानी सिविल न्यायालय के जो ज्यूरिसडिक्शन कहाँ पर कोई सूट फाइल किया जाएगा तो इसका डिटर्मिनेशन कैसे किया जाएगा। तो इसके डिटर्मिनेशन को ज्यूरिसडिक्शन ऑफ सिविल कोर्ट को हम डिसाइड करने के लिए हम यहाँ पर देखते हैं कि कोई सूट किस कोर्ट में हम फाइल कर देंगे। सपोज दैट उदाहरण के लिए लखनऊ में जैसे मान लीजिए यहाँ हाई कोर्ट भी है एक बेंच, यहाँ पर जिला न्यायालय की भी अदालत है। मान लीजिए किसी की प्रॉपर्टी से रिलेटेड कोई मैटर डिस्प्यूट होता है तो उसके लिए हम कैसे डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में या क्या हाई कोर्ट में कैसे सूट फाइल करेंगे, इसका डिटर्मिनेशन करने के लिए सबसे पहले सिविल कोर्ट की ज्यूरिसडिक्शन पर हम फोकस करेंगे। सिविल न्यायालय का जो क्षेत्राधिकार है तो वैसे जनरली देखेंगे तो यहाँ पर ज्यूरिसडिक्शन के आधार पर अगर हम जाते हैं तो सिविल न्यायालय के किसी सूट को फाइल करने के लिए यहाँ पर 4 प्रकार के ज्यूरिसडिक्शन के बारे में बताया गया है और उस अकॉर्डिंग टू ज्यूरिसडिक्शन उस प्रॉपर्टी को हम उसी कोर्ट में सूट फाइल करके उसका डिस्पोजल कर सकते हैं। ये ज्यूरिसडिक्शन यहाँ पर हैं। सबसे पहले आपका जो ज्यूरिसडिक्शन है इसमें बताया गया है जो भी सब्जेक्ट मैटर यानी विषय वस्तु संबंधी क्षेत्राधिकार, सब्जेक्ट मैटर ज्यूरिसडिक्शन ऑफ सब्जेक्ट मैटर। पहला है आपका ज्यूरिसडिक्शन ऑफ सब्जेक्ट मैटर, यानी अगर सब्जेक्ट मैटर के आधार पर हम जाएंगे कि किसी सूट को डिसाइड करने के लिए कौन से सब्जेक्ट मैटर किसके द्वारा सुना जाएगा। तो अब ये नहीं, सबसे पहले हमको ये देखना है कि कोई भी कोर्ट में कहाँ पर जाएंगे। तो इसके लिए सूट फाइल करने के लिए सबसे पहले हमको जाना होगा सेक्शन 15 CPC says that every suit filed in lowest
ऑफ कोर्ट, यानी कोई भी सूट है वो लोएस्ट से लोएस्ट कोर्ट में ही फाइल किया जाएगा। यानी ये नहीं कि कोई सूट फाइल करना है तो डायरेक्ट हम जाकर के ऐसे कोर्ट में फाइल कर दें जो हायर लेवल की है। सबसे पहले जो उसकी ओरिजिनल जुरिस्डिक्शन अगर उस सूट के संबंध में रखता है तो उसी कोर्ट में हम सूट फाइल करेंगे। लोएस्ट कोर्ट क्या है तो इसको हम देखते हैं, इनके लिए जुरिस्डिक्शन फिक्स किया गया है। तो सबसे पहले आपका उस कोर्ट में सूट फाइल किया जाएगा जो लोएस्ट लेवल की है, और लोएस्ट लेवल के साथ साथ अलॉन्ग विद ये भी देखना होगा कि उस सूट को जो फाइल किया गया है सच सब्जेक्ट मैटर रिलेटेड टू दैट कोर्ट, अगर वो जो उस सब्जेक्ट मैटर से संबंधित है, क्या उस सूट को डिसाइड करने के लिए वो कॉम्पिटेंट है और क्या उसे विचार कर सकता है। तो यहाँ सब्जेक्ट मैटर भी देखेंगे। तो जैसे यहाँ सब्जेक्ट अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट मैटर, जैसे कोई भी जो हिंदू मैरिज एक्ट के अंतर्गत है या हिंदू सक्सेशन के अंतर्गत है, यानी हिंदू विधि से संबंध में जो हिंदू एडॉप्शन एक्ट के अंतर्गत कोई भी जो केस हैं, इनके लिए कौन कॉम्पिटेंट कोर्ट है, ये इनके संबंध में कोई अगर डिस्प्यूट होता है, जैसे विवाह से संबंध में कोई मामले या मैरिज को वाइड घोषित कराना है या डाइवोर्स की बात किया गया है, तो इनके लिए सब्जेक्ट मैटर, इनके लिए सूट किस कोर्ट में लाया जाएगा। तो यहाँ पर अकॉर्डिंग टू हिंदू लॉ या हिंदू मैरिज एक्ट, इन सब मामलों के लिए प्रिंसिपल सिविल कोर्ट अर्थात डिस्ट्रिक्ट जज को यहाँ पर सब्जेक्ट मैटर जुरिस्डिक्शन दिया गया है, यानी जिला जज के यहाँ ये फाइल किया जाएगा। बट जिला जज के इस मैटर को देखते हुए, उनकी टेंडेंसी को देखते हुए, उनके यहाँ ज़्यादा मुकदमे के देखते हुए, उसके इक्विवेलेंट प्रत्येक डिस्ट्रिक्ट के लिए अब फैमिली कोर्ट भी बना दी गई है और फैमिली कोर्ट में वो सारे मुकदमे देखे जाएंगे। और फैमिली कोर्ट इक्विवेलेंट डिस्ट्रिक्ट कोर्ट के समकक्ष या एडिशनल डिस्ट्रिक्ट जज के समकक्ष की होती हैं। इसके अलावा आपका जो सेकेंड आपका जाता है, जैसे कोई भी बिल है उसका प्रोवेट घोषित कराना होता है, तो ये डिस्ट्रिक्ट जज को यहाँ पर पावर बाय सब्जेक्ट मैटर दिया गया है। इसी के आधार पर किसी को इंसॉल्वेंट डिक्लेयर करना होता है, तो इंसॉल्वेंसी डिक्लेयर करने का भी राइट डिस्ट्रिक्ट जज को दिया गया है। तो कहने का मतलब ये सब्जेक्ट मैटर डिस्ट्रिक्ट जज के यहाँ हो जाएगा और लोएस्ट कोर्ट यहाँ पर डिस्ट्रिक्ट जज मानी जाएगी, ना कि लोएस्ट कोर्ट जैसे सिविल जज जूनियर डिवीजन या सिविल जज सीनियर डिवीजन है, तो इनके यहाँ ये मैटर नहीं होगा, क्योंकि ये सब्जेक्ट मैटर के अकॉर्डिंग उस कोर्ट में फाइल किया जाएगा जिस सब्जेक्ट मैटर में जहाँ पर उसे डिसाइड करने के लिए वो कॉम्पिटेंट है। तो इस प्रकार ये आपका सब्जेक्ट मैटर विषय वस्तु संबंधी अधिकारता की बात की गई है, यानी ऐसे सब्जेक्ट मैटर जो इस कोर्ट में जाएगा और इनको डिसाइड करने के लिए इनको कॉम्पिटेंट किया गया। सेकंड आता है लोकल जुरिस्डिक्शन की बात, स्थानीय क्षेत्राधिकारता की बात की गई है। दूसरा है लोकल जुरिस्डिक्शन, स्थानीय क्षेत्राधिकार जुरिस्डिक्शन, यानी स्थानीय क्षेत्राधिकारता की बात की गई है। स्थानीय क्षेत्राधिकारता किसको कहते हैं, तो किसी भी कोर्ट की अपनी एक लोकल जुरिस्डिक्शन है। जैसे जो लखनऊ में कोई सब्जेक्ट मैटर सिचुएटेड है, तो लखनऊ का लोकल जुरिस्डिक्शन, यानी कि जो भी टेरिटोरियल जुरिस्डिक्शन आपका क्षेत्रीय क्षेत्राधिकारता है, तो वो लोकल मतलब यानी लखनऊ की जितनी भी टेरिटोरी के बीच में कोई भी सब्जेक्ट मैटर अगर किसी जमीन को लेकर के अगर होता है या किसी प्रॉपर्टी को लेकर के होता है या किसी सब्जेक्ट मैटर जो सिविल नेचर के अंतर्गत आते हैं, तो वो लखनऊ की डिस्ट्रिक्ट जज या डिस्ट्रिक्ट कोर्ट या उसके सबऑर्डिनेट कोर्ट के अंतर्गत ऐसे मामलों का डिस्पोजल किया जाएगा। लखनऊ की कोर्ट बाराबंकी के सब्जेक्ट मैटर में जो सिचुएटेड है बाराबंकी में, ऐसे केस का डिस्पोजल वो नहीं कर सकती है, यानी लखनऊ की सिविल जज या लखनऊ की जो कोर्ट हैं उनका डिस्पोजल केवल लखनऊ के लोकल जुरिस्डिक्शन के आधार पर किया जाएगा और उनका उसी के आधार पर उसकी वो जुरिस्डिक्शन फिक्स की जाती है। तो ओवरऑल हम कह सकते हैं कि ये जुरिस्डिक्शन आप कोर्ट में जब आएंगे तो सभी प्रकार के सूट को डिसाइड करने के लिए अलग अलग कोर्ट फिक्स की गई हैं और उन्हीं के आधार पर ऐसे केस का डिस्पोजल किया जाएगा और उनके आधार पर ही उन मामले का निस्तारण किया जाएगा। यहाँ पर हम कह सकते हैं कि
सब्जेक्ट मैटर और लोकल जुरिस्डिक्शन के आधार पर हम डिसाइड कर सकते हैं। इसके अलावा जो थर्ड जुरिस्डिक्शन की बात की गई है, धन संबंधी क्षेत्राधिकारता। धन संबंधी क्षेत्राधिकारता मतलब कि कितने रुपए के मामले होते हैं, इनको जुरिस्डिक्शन है कि इस कोर्ट के द्वारा इसका डिस्पोजल किया जाएगा। तो जैसे कि हम कह सकते हैं सिविल जज जूनियर डिवीजन जो कि लोएस्ट कोर्ट मानी जाती है, तो इनको यूपी में अभी संशोधन के द्वारा इन प्रेजेंट टाइम में 5 लाख रुपए तक के मामले को 5 लाख अप टू 1 रुपीज टू 5 लाख तक के मामलों को धन संबंधी अधिकारता के आधार पर जो है इसे सिविल जज जूनियर डिवीजन को डिसाइड करने का क्षेत्राधिकारता दिया गया, पेक्यूनियरी जुरिस्डिक्शन या धन संबंधी क्षेत्राधिकारता है। इसी प्रकार से सिविल जज सीनियर डिवीजन का, यानी अगर कोई प्रॉपर्टी जिसकी वैल्यूएशन प्रॉपर्टी का मूल्य जो है 5 लाख से ऊपर का है, ऐसी प्रॉपर्टी जिसका वैल्यूएशन 5 लाख रुपए से ऊपर का है, अब अबव टू 5 लाख है, तो उसका विचारण करने के लिए सिविल जज जूनियर डिवीजन कॉम्पिटेंट नहीं होगी, क्योंकि बियॉन्ड जुरिस्डिक्शन हो जाएगा उसका पेक्यूनियरी जुरिस्डिक्शन। तो 5 लाख से ऊपर के मामले जो होते हैं वो अनलिमिटेड पावर जो दी गई 5 लाख से लेकर फ्रॉम 5 लाख टू अनलिमिटेड पावर सिविल जज सीनियर डिवीजन को दिया गया है। किसी किसी किताब में अभी भी सिविल जज सीनियर डिवीजन को 5 लाख मतलब सिविल जज जूनियर डिवीजन को 25,000 रुपये तक लिखा हुआ है और सिविल जज सीनियर डिवीजन को 25,000 के ऊपर 50,000 तक है। वो अभी भी आपकी बुक में उसे अमेंडमेंट नहीं किया गया है। ये प्रैक्टिकली एकदम से इन प्रेजेंट टाइम में जो मैं बता रहा हूँ 5 लाख रुपए तक के केस जो हैं यूपी की बात कर रहा हूँ वो सिविल जज जूनियर डिवीजन तक है, और 5 लाख से ऊपर के जो केस हों उनका डिस्पोजल सिविल जज सीनियर डिवीजन करेगा। जबकि हमारे बगल पड़ोसी राज्य झारखंड में सिविल जज जूनियर डिवीजन की पेक्यूनियरी जुरिस्डिक्शन 7 लाख रुपए तक के मामलों को वहां सुनवाई करने की क्षेत्राधिकारता दी गई। इस प्रकार हम कह सकते हैं पूरी तरीके से कि धन संबंधी क्षेत्राधिकारता के आधार पर ही सूट का हम डिस्पोजल कर सकते हैं। अगर उसको लोकल जुरिस्डिक्शन भी प्राप्त है, सब्जेक्ट मैटर भी है, तो उसमें ये भी देखा जाएगा कि उसे क्या सच सूट सुनवाई करने के लिए कॉम्पिटेंट है, तो ये आपके पेक्यूनियरी जुरिस्डिक्शन के आधार पर है। इसी प्रकार से स्मॉल काज कोर्ट, स्मॉल काज कोर्ट का जो कोर्ट है जिसे हम लघु वाद न्यायालय कहते हैं, लघु वाद न्यायालय को विचारण करने की जो अधिकारता दी गई है, पहले इसका 5,000 रुपए तक के केस को था जो अमेंडमेंट करके इन प्रेजेंट टाइम में 1 लाख रुपए तक के 1 लाख रुपए तक के मामले को विचारण करने के लिए स्मॉल काज कोर्ट को भी कॉम्पिटेंट बनाया गया है। और अगर कोई रेंट रिकवरी के केस हैं, यानी किराएदारी की वसूली का कोई वाद एविक्शन सूट फाइल किया जाता है, तो ऐसे केस में उसे 25,000 रुपये रेंट की रिकवरी तक के स्मॉल काज कोर्ट को राइट दिया गया है। तो ये हम कह सकते हैं ये किसी भी कोर्ट की जो जुरिस्डिक्शन अपना है, इसमें हमने आज आपको बताया, सबसे पहले हमने बताया सब्जेक्ट मैटर जुरिस्डिक्शन और सब्जेक्ट मैटर जुरिस्डिक्शन, पेक्यूनियरी जुरिस्डिक्शन, आर्थिक धन संबंधी अधिकारता और टेरिटोरियल जुरिस्डिक्शन स्थानीय क्षेत्राधिकारता। बाकी क्षेत्राधिकारता जो है नेक्स्ट क्लास में होगी। तो ये हम सिविल न्यायालय की क्षेत्राधिकारता पर फोकस किए। थैंक यू।